हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई मेकिंग थिंग्स इजी फॉर यू। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़ के साथ ऑन वॉल्टर टेरेंस टेस की बुक द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी, जहाँ पर हमने चैप्टर्स 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर दिए हैं। वी हैव डिस्कस द 3 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ ग्रीक फिलोसफी। नाउ लेट्स मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर जो कि है हेराक्लाइटस। एंड उनकी फ़िलोसफी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है विद ऑल फायर एंड चेंज एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, डिटेल्स जो है, माइनर डिटेल्स आप देख सकते हैं। ही वॉज बॉर्न एंड ही डाइड एट दिस प्लेस इन दिस प्लेस। ही वॉज अ सब्सिक्वेंट टू जेनोफेन्स, जो कि इलियाटिक स्कूल को बिलोंग करते थे। तो जेनोफेन्स के बाद थे वो। पार्मेनाइड्स एंड जेनो के कंटेम्प्रेरी थे एट दिस। ही वॉज लिविंग विद देम एट द सेम टाइम। ही वॉज ओल्डर देन जेनो। ओके, सो पार्मेनाइड्स का कंटेम्प्रेरी था हेराक्लाइटस। तो ही रन्स पैरेलल टू द इलियाटिक्स। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक सक्सेशन इन टाइम नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे। उनकी थ्योरीज फिलोसफीज एक ही टाइम पर आउट थी। हेराक्लाइटस वॉज अ मैन ऑफ एफिसस इन एशिया माइनर। ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट डिसेंडेंट, बहुत ही नोबल फैमिली से हेराक्लाइटस बिलोंग करता था। एंड यू नो this, however, meant that he was the chief priest of the local branch. एंड उन्होंने अपनी ब्रदर के लिए इस पोजीशन से रिजाइन कर दिया था। मतलब इंस्टेड ऑफ हेराक्लाइटस हिज ब्रदर टुक दिस पोजीशन, सो ही रिजाइंड फ्रॉम दैट पोजीशन फॉर हिज ब्रदर। नाउ ही वॉज अ मैन ऑफ वेरी अलूफ नेचर। हम जैसे कि है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हैड हिज ओन फिलोसफीज, हिज ओन थ्योरीज एंड स्टफ लाइक दैट. He looked down not only upon the common herd but even upon the great men of his own race. Okay, तो हेराक्लाइटस के साथ एक क्या था, दैट ही वॉज वेरी, बहुत, अगर बहुत ही कॉमन लैंग्वेज बोलो तो बहुत रूड था। रूड इन द सेंस नॉट कि आपसे बदतमीजी से बात कराए, पर रूड इन द सेंस दैट बहुत मजाक उड़ाता था ऐसे। मतलब बहुत ही फेमस वेल नोन फिलोसोफर्स को वो रिडिक्यूल कर जाता था। ओके, वो जेनोफेन्स, पाइथागोरस, नाउ दीज वर ग्रेट मीमलिया बहुत ज़्यादा रिवर किए जाते थे उस समय पे। एंड हेराक्लाइटस कुछ जस्ट रिडिक्यूल देम, ये क्या बोल रहे हैं, ये फालतू बकवास है, ऑल ऑफ दैट स्टफ लाइक दैट। सो होमर ही थिंग्स शुड बी टेकन आउट एंड वेप्ड। एंड आप उनकी लैंग्वेज देखिए कि होमर को तो बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। एंड ही सी ऑट को तो वो मतलब उन लोगों का जिनको ऐसा एक आदमी जिसको दिन और रात के बारे में ही नहीं पता है, तो मतलब बहुत ही रूड तरीके से, बहुत ही क्रूड तरीके से वो ऐसे रिडिक्यूल करता था, उनका मजाक बना देता था। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं वो किस तरीके से बोलते थे। सो इस वजह से हेराक्लाइटस जो था वो काफ़ी चर्चा में, काफ़ी क्रिटिसिज्म में रहता था। एंड पीपल वर ऑफ कोर्स, मतलब अगर आपके ऐसे फिलोसोफर्स हुम यू थिंक ऑफ एज योर टीचर्स एंड योर मास्टर्स, उनके बारे में बोलेंगे तो ऑफ कोर्स यू वुड नॉट बी वेल लाइक्ड या वेल वो, बट वो वेल नोन थे। एंड एट द टाइम ऑफ सोक्रेटिस ऑल्सो। लेकिन बहुत ज़्यादा हेराक्लाइटस के बारे में नहीं पता। ये दिस इज़ द प्रॉब्लम विद एवरी अदर ग्रीक फिलोसोफर, कि उनके बारे में हमें फ्रेगमेंट्स नहीं पता है अंटिल प्लेटो तक। प्लेटो और सोक्रेटिस के टाइम से हमें थोड़ा सा चलो मटीरियल ज़्यादा मिलने लगा है। तो वो बहुत ऐसी उनकी लैंग्वेज एंड बातें, एंड इट वॉज वेरी लाइक दैट। एंड हेराक्लाइटस का निकनेम भी क्या था, डार्क और द ऑब्सक्योर, यानी नॉट वेरी वेल नोन एंड स्टफ लाइक दैट. So Socrates said of his work that what he understood of if it was excellent, what not he believed was equally so, but that book required a tough swimmer. तो Socrates काफ़ी रिवर करता था हेराक्लाइटस को एंड उनके वर्क को रिवर करता था कि ओके इट्स अ वेरी गुड वर्क एंड स्टफ लाइक दैट. The fact is that if he takes no great trouble to explain his thoughts, neither does he take any trouble to conceal them. He does not write for fools. तो yes, ये उसके कुछ characteristics, उसकी personality का part था. Now if we come to its principal thinking या उसकी philosophical thinking जो थी, it was the direct antithesis of the Eleaticism school. अब देखिए Eleatics काफ़ी famous थे, Parmenides, Xenophanes, Zeno, whatever these people have given, उस समय पर भी काफ़ी रिवर्ट था. पीपल यूज टू फॉलो देम. नाउ हेराक्लाइटस ने जो अपनी पोजीशन थी, उनका जो प्रिंसिपल, उनका फिलोसफिकल प्रिंसिपल था, वो एब्सोल्युटली अगेंस्ट एंड ऑपोजिट थे एलियाटिक्स के. एलियाटिक्स हैड टॉट दैट ओनली बीइंग इज एंड बिकमिंग इज नॉट एट ऑल चेंज, ऑल बिकमिंग इज मेयर इल्यूजन. हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन द एलियाटिक स्कूल, जो प्रीवियस चैप्टर 4 था. हेराक्लाइटस के लिए only becoming is and being permanence, identity, these are nothing but illusion.
ऑल थिंग्स सबलनी नाउ। अब हेराक्लाइटस का पोजीशन देखिए बिल्कुल ही ऑपोजिट है, ठीक है, जो इलियाटिक स्कूल था उनसे, पार्मेनाइड्स की पोजीशन से, जेनो की पोजीशन से। So only becoming is and being permanence, identity, these are nothing but illusion. All things sublunary are perpetually changing, passing over into new forms and new shapes. So Heraclitus के लिए क्या था कि actual reality क्या थी? The change. Everything undergoes constant change. Change ही constant है, हर चीज़ चेंज हो रही है, हर मोमेंट चेंज हो रही है, इसलिए वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, वो ही एक्चुअल ट्रू नॉलेज है। जैसे कि हेराक्लाइटस की बहुत फेमस लाइन है, into the same river we go down and we do not go down, no man can enter twice, ever it flows and flows out, flows in and flows out। तो हेराक्लाइटस का क्या है, no man can step into the same river twice, कि मतलब कहने का मतलब है कि वो पानी बह जा रहा है, आपने जैसे ही एक बार पानी में पैर डाला एंड उसी मोमेंट विदाउट अ फ्लिकर आपने वापस से पैर डाला, इट्स नॉट द सेम रिवर, बिकॉज जिस रिवर में आपने पैर डाला था वो एक्चुअली फ्लो हो चुका है। तो वो एब्सोल्यूट परमानेंस को डिनाई करता है। वो क्या बोलता है कि एवरीथिंग इज अंडर कांस्टेंट चेंज, हर चीज चेंज हो रही है, एंड दिस इज द रियलिटी कि सब चीज़ें चेंज हो ही रही है फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, एवरी सेकेंड एवरी मिनट हर चीज़ चेंज हो रही है, चाहे फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, इमोशनल चेंज, वो चेंज हुए जा रहा है। तो ये चेंज ही अल्टीमेट रियलिटी है, इट्स द ट्रू नॉलेज। तो येट टू बी कॉमनली एट्रीब्यूट टू दीज थिंग्स एटलीस्ट अ रिलेटिव परमानेंस। हम जानते हैं कि हर चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अच्छा ये वही पेड़ है, ये वही हिल है, ये वही रिवर है। बट हेराक्लाइटस क्या इसको भी अलाउ नहीं कर रहा है। नथिंग इज एवर द सेम, नथिंग रिमेन्स आइडेंटिकल फ्रॉम वन कंसेक्यूटिव मोमेंट टू अनदर। एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में कोई भी चीज सेम नहीं हो रही, मतलब वो थोड़ी भी परमानेंस चीजों को अलाउ नहीं करे। हम बोल रहे कि अच्छा दिस इज द सेम माउंट एवरेस्ट, दिस इज द सेम रिवर गंगा, तो ये हम एटलीस्ट परमानेंस वो दे रहे हैं। बट हेराक्लाइटस के लिए देर इज नो रिवर गंगा, देर इज नो माउंट एवरेस्ट। एक मोमेंट पहले जो माउंटेन था, it's a new mountain now. The appearance of relative permanence is an illusion, like that which makes us think that a wave passing over a surface of the water remains all the time the same identical wave. Here, as we know, the water of which the wave is composed changes from moment to moment, only the form remaining the same. Precisely so for Heraclitus, the permanent appearance of things result from the inflow and outflow in them of equivalent quantities of substance. तो हेराक्लाइटस क्या बोलता है कि वो चीज़ हमें इसीलिए एक जैसी दिखती है क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है ना, उसमें जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि जो रिवर में मान लीजिए जो पानी बहकर आगे जा रहा है, जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर बहकर आगे गई उतनी क्वांटिटी आगे आ रही है, इस वजह से हमें वो चेंज दिखता नहीं है। ठीक है, यही रीजन है कि मान लीजिए 1 लीटर पानी एक रिवर में बहकर आगे गया, दिस इज ऑफ कोर्स एन एग्जांपल, वेरी रफ एग्जांपल। 1 लीटर पानी बहकर आगे गया तो 1 लीटर पानी ही आकर उसको रिप्लेस कर रहा है, इस वजह से हमें वो चेंज दिखता नहीं है, लेकिन वो चेंज हो रहा है, वो वाटर तो फ्लो कर रहा है। ऑल इट्स फ्लक्स, फ्लक्स मतलब चेंज। इट इज नॉट फॉर एग्जाम्पल द सेम सन विच सेट्स टुडे एंड राइजेस टुमारो। तो हेराक्लाइटस बोल रहा है कि वो सेम सन नहीं है, हर दिन एक नया सूरज आ रहा है, एक न्यू सन है, क्योंकि वो जो कल सन की जो फायर थी वो अपने आप को बर्न, जो वेपर्स थे वो अपने आप को बर्न कर चुके हैं। आज जो सन बर्न हो रहा है वो कम्प्लीटली न्यू वेपर्स हैं, वो रिप्लेनिश हो रहे हैं, वो नए वेपर्स आ रहे हैं। नॉट ओनली टू थिंग्स चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, इवन इन वन एंड द सेम मोमेंट दे आर नॉट द सेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मोमेंट में भी वो सेम नहीं है। It is not merely that a thing first is and then a moment after it is not. It is both is and not at the same time. तो वो है भी, वो नहीं भी है, at the same time. The at onceness of is and is not is the meaning of becoming. तो हेराक्लाइटस के लिए क्या ये is and is not ही becoming और ये ही being है। We shall understand this better if we contrast it with the Eleatic principle. Eleatic principle क्या है, वो दो कॉन्सेप्ट बता रहे थे, being and not being। जो being है वो truth है, वो non becoming है, not being becoming है। हेराक्लाइटस के लिए being and not being equal है। ओके, अब देखिए हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं इलियाटिक स्कूल के ऊपर। तो हेराक्लाइटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि बीइंग एंड नॉट बीइंग हेराक्लाइटस के लिए इक्वल है। एक ही मोमेंट में वो है भी, वो नहीं भी है। द वन इज ट्रू एज द अदर, बोथ आर ट्रू, बोथ आर आइडेंटिकल। Becoming is the identity of being and not being, for becoming has only two forms, namely the arising of things and their passing away, their beginning and their end, their origination and their disease। सभी चीज़ें एक ही मोमेंट में एक ही टाइम पर एग्जिस्ट कर रही है। That is his origination,
अ मैन इज़ बॉर्न, वो उसका ओरिजिनेशन है, वो मर जाता है, वो उसका डिजीज़ है, लेकिन उसकी बर्थ और डेथ के बीच में भी कंटिन्यूसली चेंज आते जा रहा है। वो बड़ा होता है, वो ग्रो करता है, वो इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहा है, वो मेंटली ग्रो कर रहा है, वो इमोशनली ग्रो कर रहा है, उसके बाल चेंज हो रहे हैं, उसके नाखून बढ़ रहे हैं, उसके फेस के रिंकल्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एक लीफ है, वो सिर्फ आती नहीं है, पर उसमें कंटिन्यूसली चेंज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। वो बीइंग में आती है, पास हो जाती है, आती है, पास हो जाती है, वो अपना शेप, कलर, फॉर्म, सब चीज़ें चेंज करती है। There is, after all, nothing in all this except origination and disease, not of the thing itself, but of its qualities. The change from green to yellow is the disease of green color, the origination of yellow. तो एक चीज़ जब डिजीज, एक चीज़ की जब एक चीज़ खत्म हुई, उससे दूसरी चीज़ ओरिजिनेट हुई। जो लीफ है उसका लाइट ग्रीन कलर खत्म होके डार्क ग्रीन कलर बना, और फिर डार्क ग्रीन कलर खत्म होके उसका वो येलोइश, वो ऑकर कलर बना। तो डिजीज इज द पैसेज ऑफ बीइंग इनटू नॉट बीइंग। ओरिजिनेशन इज द पैसेज ऑफ नॉट बीइंग इनटू बीइंग। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, नॉट बीइंग से बीइंग में आना, बीइंग से नॉट बीइंग में जाना। Then it has only two factors, being and not being, and it means the passing of one into another. But this passage does not mean for Heraclitus that at one moment there is being and at the next moment not being. It means that being and not being are in everything at one at the same time. कि एक ही समय पे being भी है, not being भी है. Being is not being. Being has not being in it. Take as an example the problem of life and death. Ordinarily, we think that death is due to external causes such as accident or disease. हम लोग को क्या लगता है कि एक्सटर्नल कॉज हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इंजरी हो गई, इस वजह से डेथ हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक्सटर्नल कॉजेज नहीं है, एक्सटर्नल कॉजेज जो है वो हमें लगता है कि वो डेथ का रीज़न है, लेकिन डेथ the causes of death are mostly disease and for even old age and disease. There is no reason why science should not advance so far. So, okay. So, ordinarily we think that death is due to external causes such as accident or disease. We consider that what life exists, what it is, and it remains what it is, namely life unmixed with death. And so you may have read this book, The Nature of Man. In the course of book, तो ये मेचनिकॉफ की बुक क्या कहती है, नेचर ऑफ मैन, की डेथ एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से होती है, या तो ओल्ड एज की वजह से, या फिर एक्सीडेंट की वजह से, अच्छा बूढ़ा हो गया, अच्छा कोई बीमारी आ गई, ये सब एक्सटर्नल कॉजेज है। और अगर हमने इन एक्सटर्नल कॉजेज को कॉन्कर कर लिया, हमने बीमारी को ठीक कर दिया, हमने ओल्ड एज में हेल्थ बना ली, ये सब कर ली, तो हम डेथ को भी कॉन्कर कर सकते हैं। In that case, life might be made immortal or at any rate indefinitely prolonged. Now, this is founded upon a confusion of ideas. No doubt death is always due to external causes. Every event in the world is determined and wholly determined by causes. The law of causation admits of no exception anywhere. Whatever. Therefore, it is perfectly true that in every case of death, cause is preceded. But, as I explained in the last chapter, to give the cause is not to give any reason for an event. तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि अगर हम किसी चीज़ का कॉज दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हमने सिर्फ एक रीज़न दे दिया कि वो चीज़ क्यों हुई, उसका कॉज क्या था। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ कैसे हुई, उसको एक्सप्लेन हमने नहीं किया। इट टेल्स अस दैट फिनोमेना ए इज इनएविटेबली अनकंडीशनली फॉलोड बाय फिनोमेना बी, कि ए जो है वो सिर्फ बी की वजह से हुआ, ए फॉलो हुआ क्योंकि बी हुआ, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि बी क्यों हुआ, वो कैसे हुआ। तो the reason of a thing is to be distinguished from its cause. The reason why a man dies is not to be found in the causes which bring about his death. The reason rather is that life has the germ of death already in it. हेरेक्लाइटिस के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइफ में ऑलरेडी डेथ आती ही है, क्योंकि लाइफ बनती ही कैसे है, डेथ, एक बार डेथ होती है तब जाके वो दूसरी लाइफ बनती है। तो कॉजेशन ऑफ डेथ सिर्फ एक मैकेनिज्म है, एक चीज से दूसरे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नॉट ओनली इज बीइंग फॉर हेरेक्लाइटिस आइडेंटिकल विथ नॉट बीइंग, बट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज इट इन इट्स ओन अपोजिट। तो हेरेक्लाइटिस के लिए क्या है, फॉर हेरेक्लाइटिस हर चीज के अंदर उसका ऑपोजिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हारमोनी है तो उसमें ऑलरेडी ऑपोजिट टेंशंस, हारमोनी ऑफ ऑपोजिट टेंशंस उस चीज में ऑलरेडी है, मतलब हर चीज में एक ऑपोजिट टेंशंस की हारमोनी है, उसका दोनों ऑपोजिट्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। हारमोनी वही है जहाँ पे दो चीजें ऑपोजिट एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज व्हाट एक्चुअली हारमोनी इज। कि मान लीजिए ऑड एंड इवन है, वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करे, दैट इज व्हाट हारमोनी इज, दैट इज व्हाट दे, वो कंप्लीट हो रहे हैं, वो यूनिटी बन रही है उनकी। तो हर चीज जो है, a harmony contains two opposite principles and they reveal an underlying unity. All things contain their own opposites within them, which is again a very important line that जो Heraclitus बोलते हैं। In the struggle and antagonism between hostile principles consists their life, their being, their very existence. At the heart of things is conflict. If there were no conflict in a thing, it would cease to exist. उसकी हार्ट, उसके कोर में ही कॉन्फ्लिक्ट है, वो ऑपोजिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्ट्राइफ है।
स्ट्राइफ ही सेज इज द फादर ऑफ ऑल थिंग्स. तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है हेराक्लाइटस का जो पोजीशन है, बहुत ही न्यू लगता है, बहुत नई नई चीज़ें ये लेकर आते हैं. गॉड इज डे एंड नाइट, समर एंड विंटर, वॉर एंड पीस, सैटिस्फैक्शन एंड हंगर. देखिए, जॉइन टुगेदर होल एंड अनहोल, तो हमें मिल जाएगा. मतलब जैसे जैसे इसको आप मान सकते हैं कि एक पिज्ज़ा है, उसको दो हाफ में हमने कट कर दिया, दोनों हाफ को ज्वाइन कर देंगे, क्या होगा, एक कंप्लीट पिज्ज़ा बन जाएगा. तो वही दो ऑपोजिट्स मिलकर जब ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो वो एक यूनिटी बन जाती है, वो कंप्लीट हो जाते हैं एक तरीके से. तो if such a prayer were granted, the universe would pass away. Side by side with this metaphysics, Heraclitus lays down a theory of physics. All things are composed of fire. तो हेराक्लाइटस की पोजीशन क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं are composed of fire. Neither one of the gods nor the human race is made, but it is, was, and ever shall be an eternally living fire. This world ever shall be an eternally living fire. All comes from fire, and to fire all returns. All things are exchanged for fire, and for fire all things are thus, that there is only one ultimate kind of matter, fire. ये हेराक्लाइटस की पोजीशन है. और सभी चीज़ें जो है वो फायर के ही मॉडिफिकेशंस हैं, फायर के ही वेरिएशंस हैं. It is clear for what reason it is an exact physical parallel to the metaphysical principle of becoming. Fire is the most mutable of the elements. It does not remain the same from one moment to another. क्यों हेराक्लाइटस ने फायर को बोला? क्योंकि फायर एक ऐसी चीज़ है जो एक मोमेंट में भी सेम नहीं रहती है. हर मोमेंट वो अपने आप को चेंज कर रही है, वो कंटिन्यूसली फ्यूल को लेती जा रही है, कंज्यूम करती जाती है और बर्न होती जाती है, और उतने ही अमाउंट का स्मोक रिलीज करती जाती है. मतलब अगर हम पूरा फायर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो अपने वॉल्यूम को कंप्लीट कर रहा है. जितना फ्यूल वो ले रहा है, वो बर्न कर रहा है, उतने के उतना फिर वो वेपर रियलाइज कर रहा है. तो अगर फ्यूल कम होते जा रहा है तो वेपर इंक्रीज होते जा रहा है. इसीलिए हर चीज़ का प्रिमिबल मैटर हेराक्लाइटस के लिए इज फायर. जो फायर है हेराक्लाइटस के लिए, वो ही ट्रांसम्यूट्स इटसेल्फ इनटू एयर, एयर इनटू वाटर, वाटर इनटू अर्थ. इसको वो कहते हैं डाउनवर्ड पाथ. टू इट करेस्पॉन्ड्स द अपवर्ड पाथ. अब अपवर्ड पाथ क्या है? अर्थ से वाटर, वाटर से एयर और एयर से फिर से फायर. तो यहाँ पे हेराक्लाइटस ने अपनी पूरी पोजीशन बता दी. अपवर्ड पाथ एंड डाउनवर्ड पाथ. डाउनवर्ड मतलब फायर से निकल के आ रहा है एयर, एयर से वाटर, वाटर से अर्थ. और अपवर्ड पाथ क्या है? अर्थ से निकल के आ रहा है वाटर, वाटर से एयर एंड एयर से फिर से पानी, फायर पे ही हर चीज रिटर्न हो गई. एंड देयरफॉर हेराक्लाइटस बोलता है कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पाथ आर वन. ये अपवर्ड डाउनवर्ड पाथ ये भी ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ये भी एक ही है. Fire is further specially identified with life and reason. It is the rational element in things. The more fire there is, the more life, the more movement. The more dark and heavy materials there are, the more death, cold and non-being. The soul accordingly is fire, and like all other fires, it continually burns itself out and needs replenishment. This it obtains through the senses and the breath from the common life and reason of the world, that is, from the surrounding and all-pervading fire. In this we live and move and have our being. तो यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करी है. तो फायर ही है, इट इज़ merely पार्ट ऑफ वन यूनिवर्सल सोल. फायर, सभी चीज़ें फायर से निकल के आ रही है, फायर पे ही रिटर्न कर रही है. यूनिवर्सली फायर है जो वो बर्न होती रहती है, वो बर्न होती रहती है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है. फायर कंटिन्यूसली एयर, एयर कंटिन्यूसली वाटर, वाटर अर्थ में चेंज हो रहा है, और वो अर्थ वापस से वो प्रोसेस चलती ही जा रही है कंटिन्यूसली. सिमिलरली वो बोलते हैं स्लीप इज़ द हाफ वे हाउस टू डेथ. तो स्लीप में क्या होता है, हमारे सेंसेस थोड़े रुक जाते हैं. हम ब्रेथ के मतलब ब्रेथ हमारी सिर्फ ब्रेथ के थ्रू हमारा कनेक्शन रहता है लाइफ से. तो स्लीप में हम लोग इनरैशनल हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, तो हम लोग एक अपने प्राइवेट वर्ल्ड में चले जाते हैं. सो in his religious opinions, Heraclitus was skeptical, but he does not, like Xenophanes, direct his attack against the central idea of religion and the doctrine of God. He attacks mostly the outward observances and forms in which the religion spirit manifests itself. He inveighs against the worship of images and urges the uselessness of blood sacrifice. With the Eleatics, he distinguishes between sense and reason and places truth in rational cognition. ये भी important है, places truth in rational cognition. कि reason में, rational में ही हेराक्लाइटस अपने वो ढूंढता है. Illusion of permanence he ascribes to the senses. कि हर चीज़ हमें परमानेंट क्यों लगती है? हमारे सेंसेस की वजह से. वो चेंज हो रही है, लेकिन हमें क्यों परमानेंट लगती है? क्योंकि हमारे सेंस वैसे हैं.
The comprehension of this law lies the duty of man and the only road to happiness. Understanding this, man becomes resigned and contented. He sees that evil is the necessary counterpart of good and pain the necessary counterpart of pleasure, and that both together are necessary to form the harmony of the world. Good and evil are principles on the struggle between which the very existence of things depends. Evil too is necessary. तो वही है कि good and evil भी opposite है, हर चीज़ में अगर good है तो evil भी exist कर रहा है, इसीलिए वो चीज़ exist कर रही है. So हेराक्लाइटस का ये principle था.